हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की वर्कशीट 28 को डिस्कस करते हैं। लेसन 6 जैव प्रक्रम। और आज हमारा टॉपिक रहेगा मानव में वहन या ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। जैसा हमें पता है कि मनुष्य एक बहुकोशिकीय जीव है और उसमें भोजन और ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कोशिका तक ये भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक संवहन तंत्र की आवश्यकता पड़ती है और यह संवहन तंत्र मानव में विभिन्न पदार्थों को संवहन करने के लिए उत्तरदायी है। तो अब हम देखेंगे कि इस मानव संवहन तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं। सबसे पहले है हृदय, रुधिर वाहिकाएं जिसमें धमनी, शिरा और केशिकाएं हैं, और रुधिर व लसिका। सबसे पहले हम हृदय की बात करते हैं। हृदय एक पेशीय अंग है और उसका आकार कैसा है कि हमारी मुट्ठी के जैसा उसका आकार है। अब मानव के हृदय में 4 कोष्ठ या 4 भाग होते हैं: दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। तो ये 4 भाग होते हैं। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और मानव हृदय एक चक्र में 70 मिलीलीटर रुधिर को पंप करता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये हृदय रुधिर को पंप करता है। सबसे पहले फुसफुस से ऑक्सीजन युक्त रुधिर बाएं आलिंद में आता है और इसके पश्चात संकुचित होने पर यह रुधिर बाएं निलय में स्थानांतरित होता है। उसके पश्चात रुधिर शरीर में पंपित होता है। अब शरीर के विभिन्न अंगों में ये ऑक्सीकृत रुधिर गया। अब वहां से प्रत्येक कोशिका में ये रुधिर गया और इसने ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका में दी और वहां से ऑक्सीडेशन के पश्चात जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली वो कार्बन डाइऑक्साइड इस रुधिर में प्रवेश कर जाती है। अब ये विऑक्सीजनित रुधिर दाएं आलिंद में आता है और इसके संकुचित होने पर दाएं निलय में स्थानांतरित होता है। अब ये रुधिर को ऑक्सीजनीकरण के लिए फुसफुस में पंप कर दिया जाता है, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है वो कहाँ आ गया, अब लंग्स में आ गया और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी भित्ति मोटी होती है क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर को भेजना होता है। अब वाल्व की उपस्थिति क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आलिंद और निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकता है। और मानव में हम देखते हैं कि दोहरा परिसंचरण होता है क्योंकि रुधिर एक पूर्ण चक्र में हृदय में 2 बार आता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड रुधिर आपस में ना मिले। दूसरा अब हम देखते हैं रुधिर वाहिकाएं, जिसमें हम बात करेंगे धमनी, शिरा और केशिकाएं की। अब सबसे पहले देखते हैं धमनी क्या है। यह एक वितरण वाहिका है जो ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, फुसफुसीय धमनी को छोड़कर। अब क्योंकि रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक जा रहा है तो इसीलिए धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है क्योंकि हृदय से रुधिर उच्च दाब पर निकलता है। इसमें वाल्व नहीं होते और यह सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती है। उसके पश्चात अगर शिराओं को हम देखें तो यह संग्रहण वाहिका है। विऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाती है, फुसफुसीय शिरा को छोड़कर। अब शिरा की भित्ति कम मोटी और कम लचीली होती है। क्यों? क्योंकि यह एक संग्रहण वाहिका है और रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए इसके अंदर वाल्व लगे होते हैं। यह सतही होती है। अब केशिकाएं क्या है कि केशिकाएं आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं जो कि रुधिर को अंग या ऊतक से दूर लेके जाते हैं, जैसा कि हमने अभी बात की थी। अब थर्ड हमारा है रुधिर। अब रुधिर के 2 भाग हैं, एक है ठोस अवयव और दूसरा है द्रवीय अवयव। ठोस अवयव में है रुधिर कणिकाएं जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं जिसको हम आरबीसी कहते हैं, प्लेटलेट्स, और श्वेत कणिकाएं जिसको हम डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। और द्रवीय अवयव में आ जाता है प्लाज्मा।
प्लाज्मा एक पीले रंग का तरल पदार्थ है जिसके अंदर की रुधिर कोशिकाएं निलंबित रहती हैं और यह भोजन और कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजनी पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। अब लाल रुधिर कणिकाओं में एक भाग होता है, लाल रंग होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है और यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है। अब प्लेटलेट्स का क्या काम है? वह रुधिर का थक्का बनने में सहायक है। जैसे हमें कहीं चोट लग जाती है, जहां से खून निकलता है, तो वहां पर जो थक्का बन जाता है वो प्लेटलेट्स के कारण होता है। और WBC या श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में सहायता करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं लसिका। अब लसिका क्या है? यह एक ऊतक तरल पदार्थ है जो रुधिर केशिकाओं से निकलकर अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाता है और रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही यह रंगहीन होता है। इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है और यह शरीर को रोग मुक्त करने में सहायता प्रदान करता है। अब जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे शरीर में दोहरा परिसंचरण तंत्र हो रहा है। फुसफुस से हम देख रहे हैं कि लाल रंग दिखा रहा है कि ऑक्सीजनित रुधिर कहाँ आया? बाएं आलिंद में आया, वहां से बाएं निलय, बाएं निलय से ऑक्सीजनित रुधिर कहाँ आ गया? शरीर के अंगों में। शरीर के अंगों में विभिन्न कोशिकाओं में हमारा ऑक्सीजनित रुधिर गया, वहां से उस रुधिर ने कार्बन डाइऑक्साइड ली और अब ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर जो नीले रंग का दिख रहा है वो आ गया दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में और दाएं निलय से फिर फुसफुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों में वापस जाता है, जहां पर कि श्वास द्वारा वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और फिर से शरीर के अंदर परिसंचरण तंत्र द्वारा जाता है। अब हम देख रहे हैं कि रुधिर 2 बार हृदय के अंदर जा रहा है ना? तो इसीलिए, और इसमें एक बार जब जा रहा है तो ऑक्सीजनित है, दूसरी बार जब जा रहा है तो विऑक्सीजनित है और दोनों तरह के रुधिर आपस में नहीं मिलते। इसीलिए मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। अब एक बार इस वर्कशीट को हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एज वी नो, ह्यूमन बीइंग्स आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एंड diffusion is not the process to carry food and oxygen to each and every cell. Therefore, a proper circulatory system is responsible to transport various substances to the human body. Now, this circulatory system consists of heart, blood vessels, blood and lymph. First of all, we'll talk about heart, which is a muscular organ and it is composed of cardiac muscles. It is as big as our fist. Now, this human heart is composed of 4 chambers: right atrium, right ventricle, left atrium, and left ventricle. Now, blood vessels in lungs are oxygen rich, which comes first to the left atrium. On contraction, the blood is then transferred to the left ventricle. From there, it is pumped out from the heart to the body. Now, this oxygenated blood moves to every cell of the body where it gives oxygen and takes in carbon dioxide. Now, this deoxygenated blood or carbon dioxide rich blood then comes to right atrium. On contraction, it transfers to the right ventricle, which then pumps the blood to the lungs for oxygenation. Now, since ventricles have to pump blood to various organs, so they have thick muscular walls, and valves ensure that the blood should flow only in one direction and not in backward direction. Now, this circulation in human beings is known as double circulation because blood travels twice the heart in one complete cycle of the blood circulation. Now, next we talk about blood vessels. Now, blood vessels contains arteries, veins and capillaries. Arteries are the distributing vessels which carries oxygenated blood from heart to all the parts of the body except pulmonary artery. Now, these arteries are thick and elastic as the blood emerges from the heart under high pressure. Arteries do not have valves and they are deep seated beneath the tissues. Now, veins are the collecting vessels which carries deoxygenated blood from all the body parts to the lungs again for oxygenation.
These veins are thin and elastic and they have valves to ensure that the blood should flow only in one direction. They are superficial as compared to the arteries. Now, capillaries, these are the blood vessels which are single celled walls, and these capillaries they merge together to form veins, and then they carry the blood away from the organs or the tissues. Now, next is blood. Now, blood is having two components, that is the solid and the liquid component. Solid component consists of blood corpuscles, which includes RBCs, platelets, and WBCs. RBCs, as we know, is having a red component known as hemoglobin, which combines with oxygen and carbon dioxide, or it may also be known as the carrier for oxygen and carbon dioxide. Platelets helps in blood clotting. As we know, whenever we get injury and the blood moves out of the body, the blood becomes thick. That is due to the presence of platelets. And white blood corpuscles, they provide defense by engulfing the germs and producing antibodies. And plasma is a yellowish fluid in which these blood cells are suspended, and it transports food, carbon dioxide, nitrogenous waste in a dissolved form. Now, what is lymph? It is a tissue fluid which escapes from the blood capillaries and moves into intercellular spaces. It is similar to blood plasma and it is colorless. This lymph flows from the tissues to the heart, assisting in transportation and destroying germs. So it is playing an important role for immunity system. Now, as we are seeing the double circulation in human beings. So from the lungs, the oxygenated blood is moving to left atrium, from left atrium to left ventricle, and then through main artery moving into the body organs. Now the blood receives carbon dioxide, and this carbon dioxide rich blood moves to the right atrium, then right ventricle, and then moves to lungs for purification or for receiving oxygen for further circulation in the body. So in this way, blood is moving twice in the heart, so it is known as double circulation. Now let us see the question answers. First question is to draw a well labeled diagram of human heart, वो हम बना सकते हैं. Second is differentiate between arteries and veins, so that we have just discussed about arteries and veins. दोनों में इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर हमने अभी इसको डिस्कस किया था, तो वर्कशीट में आप देख सकते हैं. थर्ड है फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड. अभी हमने जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, दैट इज आरबीसीज, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लाज्मा. इन 4 कंपोनेंट्स को अभी हमने डिस्कस किया और इनके फंक्शंस को भी हमने नीचे बताया था कि आरबीसीज क्या कर रहे हैं. It is having hemoglobin carrying oxygen and carbon dioxide, platelets helping in blood clotting, WBC provides defense, plasma, it is a yellowish fluid and it transports all the waste material in a dissolved form. Fourth question is why arteries are thick walled blood vessels? Because they are thick walled because they receive blood from heart under high pressure, and veins have valves in them. Why? Because just to ensure the blood to flow only in one direction. Last question हमारा है what is का क्या है. तो it is a tissue fluid which escapes from the blood capillaries into intercellular space, and this helps in destroying germs, playing an important role in our immunity system. कि प्रतिरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका का वहन करता है. तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी. इस वर्कशीट में सभी आंसर्स दिए हुए हैं, आप इसको ध्यान से देखें वर्कशीट को और क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.